डीडी न्यूज पर। नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जिसमें हम लगातार बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुवैत दौरे की। कुवैत जो एक छोटा सा देश है जो अरब सागर पर स्थित है, एक ऐसा देश जिसके एक ओर इराक है तो दूसरी ओर ऐसे देश ही हैं जहां पर पश्चिम एशिया की बात करें तो स्थिरता का दौर स्पष्ट नजर आता है। एक ऐसा देश जहां बड़ी तादाद प्रवासी भारतीयों की है, एक ऐसा देश जहां पिछले 4 दशकों में कोई भारतीय प्रधानमंत्री नहीं गया, एक ऐसा देश जो हमारे लिए तेल आपूर्ति की बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण है, एक ऐसा देश जिससे हमारे ऐतिहासिक संबंध हैं, और यह देश है कुवैत, जिसके 2 दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। इस वक्त कुवैत सिटी में, जो कुवैत की ही राजधानी है, और इस 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे हैं तो कहा जा रहा है कि 43 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। और इस दौरे पर जब प्रधानमंत्री आज कुवैत पहुंचे तो वहां उनका भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री के अभिनंदन के लिए कुवैत का शीर्ष नेतृत्व हवाई अड्डे पर उपस्थित था। कुवैत के उप प्रधानमंत्री शेख फहद यूसुफ सऊद अल सबाह और विदेश मंत्री अब्दुल्ला अली अल याहिया के साथ साथ कई बड़े मंत्री और अधिकारीगण प्रधानमंत्री को लेने के लिए पहुंचे हुए थे, और इन सभी ने प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। कुवैत के अमीर शेख मिशेल अल अहमद अल ज़बैर अल सबाह के निमंत्रण पर हो रहा ये दौरा बहुत खास माना जा रहा है, क्योंकि 43 वर्ष एक बड़ा समय होता है, एक बड़ा काल होता है, जब इन बीते 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली कुवैत यात्रा है। ऐतिहासिक संबंध रहे हैं दोनों देशों के बीच, दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक आदान प्रदान भी होता रहा है, और सांस्कृतिक रिश्ते भी जीवंत हैं। यानी कह सकते हैं कि भारत कुवैत की मित्रता मजबूत स्तंभ पर आधारित है। भारत कुवैत के शीर्ष व्यापारिक भागीदार देशों में शामिल है, और अगर हम वित्त वर्ष 2023-24 की ही बात कर लेते हैं तो दोनों देशों के बीच व्यापार 10 अरब डॉलर से अधिक का रहा है। और कच्चे तेल की बात करें या एलपीजी की बात करें तो इसकी आपूर्ति के मामले में कुवैत भारत के लिए हमेशा से ही एक विश्वसनीय ऊर्जा भागीदार रहा है। और ये तमाम वो पहलू हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि कुवैत भारत के लिए और भारत कुवैत के लिए, दोनों देशों के संबंधों को अगर परिभाषित करने की बात करें तो महत्वपूर्ण आधार रखते हैं। कुवैत में बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय रहता है, और ये भारतीय समुदाय भी दोनों देशों के रिश्तों को मजबूती से आगे बढ़ाता रहा है। कुवैत में भारतीयों की संख्या की अगर हम बात करते हैं तो वहां भारतवंशी 10 लाख से अधिक हैं, और कुवैत के विकास में इस समुदाय का यानी प्रवासी भारतीयों का योगदान अग्रणी माना जाता है। यही नहीं, बल्कि अगर हम खाड़ी की बात करते हैं, खाड़ी देशों की बात करते हैं, तो यहाँ कुवैत भारत का प्रमुख भागीदार और सहयोगी देश माना जाता है। और पिछले कुछ समय से जिस तरीके से प्रधानमंत्री के द्वारा खाड़ी देशों के साथ संबंध प्रगाढ़ किए गए हैं, जिस तरीके से हमारे संबंधों को लेकर इन विभिन्न खाड़ी देशों के साथ हमारे नए आयाम जुड़ते आ रहे हैं, उनके साथ साथ ये कहा जा सकता है कि कुवैत भी इसी श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण देश के तौर पर हमारे साथ है, क्योंकि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, जिसमें ये खाड़ी देश शामिल हैं, उसका अध्यक्ष है कुवैत। ये भी कहना सही होगा कि संस्थापक सदस्य भी जीसीसी का कुवैत ही है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहली कुवैत यात्रा बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और प्रधानमंत्री का कुवैत में होटल पहुंचने पर भी भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री के अभिनंदन के लिए बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय उमड़ आया। लोगों ने भारत माता की जय, मोदी मोदी के नारों से प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया, और प्रधानमंत्री ने भी सबका हाथ जोड़कर अभिवादन किया और इस प्रेम के लिए आभार भी जताया। प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर भारतीय समुदाय गर्व, उत्साह और उल्लास से भरा दिखाई दिया, और प्रधानमंत्री के समक्ष रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया।
तो यहाँ सभी भारतवंशियों का जोश और उत्साह देखते ही बनता है, जहां अपने देश के प्रिय प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर उल्लासित महसूस कर रहे हैं ये सभी भारतवंशी, जो एक तरीके से मिनी भारत की एक तस्वीर प्रस्तुत करते हुए, क्योंकि यहाँ विभिन्न धर्मों, विभिन्न वर्गों, विभिन्न राज्यों के भारतवंशी जो एक साथ एकत्रित हुए प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। और हमने देखा कि किस तरीके से कुचिपुड़ी नृत्य की बात करें, कथक, ओडिसी, असम का बिहू, ये तमाम अलग अलग प्रदेशों की सांस्कृतिक रंगों को समेटकर एक भावपूर्ण अभिव्यक्ति यहाँ के भारतवंशियों की अपने देश के प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए, और जिस तादाद में और जिस उल्लास के साथ, जिस हर्षित भाव के साथ इन भारतवंशियों ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया, वो दिखाता है कि ये भारतवंशी विदेश में दूसरे देश की धरती पर तो हैं, लेकिन अपनी जड़ों के साथ, अपने मूल्यों के साथ, अपनी संस्कृति के साथ लगातार जुड़े रहे हैं। और ये सांस्कृतिक जुड़ाव यहाँ कुवैत में भी लगातार नजर आता रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत में अब्दुल्ला अल बराउन और अब्दुल लतीफ अल नसीफ से भी मुलाकात की। अब विशेष बात इस मुलाकात की ये है कि अब्दुल्ला ने रामायण और महाभारत का अरबी भाषा में अनुवाद किया है। अब्दुल लतीफ ने इन दोनों पवित्र ग्रंथों के अरबी संस्करण प्रकाशित किए हैं। और प्रधानमंत्री ने इस पहल का जिक्र अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में भी किया था, और आज जब इसकी प्रति प्रधानमंत्री को भेंट की गई तो प्रधानमंत्री ने उस पर अपना ऑटोग्राफ भी दिया है। तो ये एक जुड़ाव, सांस्कृतिक जुड़ाव का एक और अहम उदाहरण, महत्वपूर्ण उदाहरण हमारे समक्ष कि किस तरीके से कुवैत और भारत के बीच के सांस्कृतिक संबंध प्रगाढ़ होते आ रहे हैं, क्योंकि कुवैत भी ऐतिहासिक रूप से एक समृद्ध संस्कृति की विरासत को संजोए हुए है, जिस तरीके से भारत की भी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। लेकिन अब्दुल लतीफ जैसे लोग हैं जो इन दोनों देशों के बीच के सांस्कृतिक जुड़ाव में एक सेतु का काम करते हैं, और ये महत्वपूर्ण पहलू है प्रधानमंत्री के इस दौरे का भी, जब प्रधानमंत्री ना केवल वहाँ होटल में भारतवंशियों ने उनका स्वागत किया, बल्कि यहाँ इस तरीके से सेतु का काम करने वाले अब्दुल लतीफ जैसे लोग भी यहाँ उपस्थित थे प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। और प्रधानमंत्री ने भी उनकी किताब पर अपना ऑटोग्राफ देकर उनका अभिवादन किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत में रह रहे भारतीय विदेश सेवा के एक पूर्व अधिकारी मंगल सेन हांडा से भी मुलाकात की। 101 वर्षीय हांडा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े प्रशंसक हैं, और शुक्रवार को मंगल सेन हांडा की नातिन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री से अपने नाना जी से मिलने का निवेदन किया था। और प्रधानमंत्री ने उस सोशल मीडिया पोस्ट के जवाब में मंगल सेन हांडा से मुलाकात का वादा किया था, और इस वादे को प्रधानमंत्री ने पूरा किया। और प्रधानमंत्री ने मंगल सेन हांडा से बातचीत की, उनका हालचाल जाना, उन्हें विशेष रूप से यहाँ बुलाया गया था। प्रधानमंत्री जब इनका स्वागत कर रहे थे भारतवंशी, तो उनके बीच उपस्थित थे मंगल सेन हांडा। तो मंगल सेन हांडा जी को जहाँ उनको प्रति आदर भाव रहा, वहीं ये भी महत्वपूर्ण है कि उनकी नातिन ने जो अनुरोध किया था, वो अनुरोध भी प्रधानमंत्री ने पूरा किया। और इस वक्त हमारे साथ विशेष मेहमान प्रभुदयाल जी जुड़े हुए हैं, जो पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं और कुवैत में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, वहाँ एम्बेसडर रह चुके हैं। प्रभुदयाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी किसी देश का दौरा करते हैं, तो हम भारतवासियों को भी एक अवसर मिलता है इन देशों के बारे में और गहराई से जानने का और जुड़ने का। प्रभुदयाल जी, अगर आप हमारे साथ जुड़ गए हैं तो आपसे पहला सवाल लेना चाहूंगी यहाँ पर, कि साथ ही हमारे साथ पश्चिम एशिया विशेषज्ञ डॉक्टर खिनवराज जिंदल भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर जिंदल, आपका भी स्वागत करते हैं। लेकिन प्रभुदयाल जी, पहला सवाल आपसे लेना चाहूंगी, चूंकि आप कुवैत में रह चुके हैं, आप बहुत गहराई से कुवैत को समझते हैं, जानते हैं। प्रधानमंत्री का ये दौरा, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री अगर 4 दशक से भी लंबे समय के बाद वहां जा रहे हैं, तो बहुत उम्मीदें हैं। लेकिन आप किससे जानना चाहेंगे कुवैत का महत्व भारत के लिए, और प्रधानमंत्री का ये दौरा और इससे जुड़े ऐसे कौन से आयाम हैं जिन पर हमें गौर करना चाहिए? देखिए ममता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कार्यक्रम में मुझे बुलाया। मेरे विचार में सबसे बड़ा महत्व कुवैत का भारत के लिए यह है कि वहां हमारे लगभग 11 लाख नागरिक वहां रहते हैं, काम करते हैं और घुल मिलकर भारत के लिए प्रेम पैदा करते हैं। देखिए, आप अपनी तस्वीरों में देख रहे हैं कि भारत के प्रति कितना आदर और सम्मान है
कुवैत के लोगों में। और वो इसी वजह से पहली बात तो यह है कि वहाँ हमारे नागरिकों ने बड़ा अच्छा नाम किया है, अच्छा कार्य किया है और प्रेम पाया है। तो वो प्रेम भारत के लिए भी एक तरह से जाहिर हो जाता है। प्रधानमंत्री मोदी जी का ये पहला दौरा है कुवैत का, जी। लेकिन देखिए प्रधानमंत्री गल्फ स्टेट्स में बहुत दोस्ती बढ़ाते आ रहे हैं, एक के बाद एक गल्फ देशों का दौरा करते आ रहे हैं। अब कुछ ऐसी वजह थी कि शायद कुवैत का दौरा नहीं हो पाया, क्योंकि ये दौरे तभी होते हैं जब म्यूचुअली कन्वीनियंट हो। अगर कुवैत को डेट सूट कर रही हो, भारत को डेट सूट कर रही हो, तभी वो दौरा होता है। लेकिन ये बात नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर तरह से कुवैत के प्रति दोस्ताना हाथ बढ़ाया ना हो। उन्होंने हमेशा ऐसी दोस्ती दिखाई है और बड़ा अच्छा अब यह हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी जी कुवैत के दौरे पे हैं। 11 वर्ष से कोई हाई लेवल विजिट कुवैत और भारत के बीच में नहीं हुई थी। 2013 में वहां पर जो कुवैत के प्राइम मिनिस्टर हैं वो भारत आए थे, और जहां तक भारत के प्रधानमंत्री का विजिट है 1981 में, 1981 में श्रीमती इंदिरा गांधी गई थी और उसके बाद कोई प्रधानमंत्री नहीं गया। तो मेरे विचार में ये प्रधानमंत्री मोदी जी का दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा आपने खुद कहा, कुवैत एक बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है। भारत को जो देश ऑयल सप्लाई करते हैं उनकी जो लिस्ट है उसमें कुवैत 6ठे नंबर पे है, और ये उम्मीद है कि कुवैत से सप्लाईज बढ़ती जाएंगी। कुवैत में जो भारतीय रहते हैं, काम करते हैं, वो रेमिटेंसेस भेजते हैं यहाँ भारत, और उनसे उनके परिवारों का सहायता होता है। और इसके अलावा देखिए व्यापार भी बहुत ज्यादा है। चलिए, मेरे को मालूम है प्रभु जी आपके पास बहुत कुछ है हमें बताने के लिए, जिस पर हम बारी बारी से आते रहेंगे, लेकिन इस वक्त मैं डॉक्टर जिंदल को भी इस चर्चा में लाना चाहूंगी। डॉक्टर जिंदल, जब भी खाड़ी देशों की बात होती है या पश्चिम एशिया की बात होती है, तो कम से कम आज के दौर में हम देखते हैं कि जो खबरें सुर्खियां बटोरती है वो वहां का अस्थिर परिदृश्य है जिस पर सबकी निगाहें रहती हैं। एक और सीरिया अस्थिर है, दूसरी ओर लेबनान, इजराइल और हमास के बीच का भी संघर्ष हम सबके समक्ष है। ये पूरा क्षेत्र पूरे विश्व के लिए सवाल खड़े करता है, चिंता खड़े करता है। पश्चिम एशिया के परिदृश्य में अगर हम देखते हैं, उस परिप्रेक्ष्य में हम प्रधानमंत्री के इस दौरे को किस तरह समझें? नमस्कार। ये बड़ी आपने गहरी बात कही कि मिडिल ईस्ट की जो आम इमेज, एक जो आम खबर होती है, वो बड़ी युद्ध और अशांति वाली होती है। पर देखिए, गल्फ के देशों की ये सबसे बड़ी खूबी रही है, और गल्फ के देश बाकी अरब देशों से, गल्फ के देश बहुत देर में स्वतंत्र हो पाए। मतलब कुवैत को ही देख लीजिए, इनको इंग्लैंड से जब तक आज़ादी मिली 1961 1962 का वो साल था। बहुत ही छोटा देश है, हमारे संबंध 1973 में शुरू हुए हैं इनके साथ। तो गल्फ के जो देश हैं वो कम उम्र के हैं दूसरे देशों की बजाय, जो इजिप्ट, जॉर्डन और इराक, तुर्की, ये जो हिस्टोरिकल लैंड्स कही जाती है ऑटोमन एम्पायर की। पर गल्फ के देशों ने एक नई मिसाल कायम की है, और कतर, यूएई एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जरिए लोगों को पूरे रीजनल कल्चरल लैंडस्केप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनका एक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बहुत हुए हैं, ओपन मार्केट इकोनॉमी है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे काम होता है, वेस्टर्न इकोनॉमीज के साथ बहुत बड़ा काम होता है, और उसके जरिए इन्होंने अपने देशों में अपने लोगों के लिए इतनी सहूलियतें या इतनी एक तरह से कहिए सुविधाएं वाली जिंदगी हासिल की है, जिसके चलते राजनीतिक तौर पे अशांति या युद्ध की कोई मतलब आशंका उनके लिए कम से कम नहीं हुई। तो ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है। और मिडिल ईस्ट में मेरे ख्याल से खाड़ी देशों का ज्यादा मान होना चाहिए, और खाड़ी देशों की ज्यादा जानकारी लोगों को होनी चाहिए। जैसे यूएई का एक बहुत बड़ा मिशन चला है कि हम एक मिनिस्ट्री ऑफ टॉलरेंस एंड कोएग्जिस्टेंस को लेके, रिलीजन को ही लेके, इस्लाम की ही जो इमेज बन गई है उसको हम बदलने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से कतर, यूएई, खाड़ी के सारे देश एक नई इमेज को क्रिएट कर रहे हैं, जो डेवलपमेंट वाली इमेज। लेकिन डॉक्टर जिंदल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दौरे पर जाने से पहले जो वक्तव्य आया है सामने, उसमें इस बात को रेखांकित किया है कि शांति और स्थिरता को लेकर कुवैत और भारत दोनों साझा विचार रखते हैं, और ये वो मूल्य हैं, ये वो कारक हैं जिनकी जरूरत है आज पश्चिम एशिया को भी।
इस लिहाज से आप इस दौरे के महत्व को कैसे आंकते हैं, खासकर तब जब इन सभी संघर्षों को लेकर भारत का रुख विश्व में स्पष्ट है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर भी उम्मीद से देखा जाता है कि ये इस शांति प्रक्रिया में एक कैटलिस्ट के तौर पे काम कर सकते हैं। ये देखिए, मेरे ख्याल से कतर इन दिनों तो बहुत साल 1.5 साल से हमास वाली और इसराइल वाली लड़ाई में शरीक है। उन्होंने मीडिएशन डिप्लोमेसी को लेके बहुत काम किया है। उन्होंने हमास को राजनीतिक शय दी है कई सालों तक, कई दशकों तक। उन्होंने हमास की इस्लामिक रेसिस्टेंस और स्ट्रगल को सपोर्ट किया है फाइनेंशियली गाजा में। तो अगर आप रीजन में हमास की फॉरेन पॉलिसी की बात करेंगे तो वहां थोड़ी पेचीदगियां हैं। उन पेचीदगियों से शायद भारत का वास्ता ना हो। भारत ना उन पेचीदगियों में पड़ना चाहता है, ना उन पेचीदगियों की किसी गुत्थी को सुलझाने की फिराक में। आप ध्यान दें, नरेंद्र मोदी और हमारे कई कैबिनेट मिनिस्टर्स ने कई बार यूक्रेन रशिया के मीडिएशन की बातें तो कही हैं, पर कभी भी इन्होंने इसराइल हमास वाली लड़ाई में इच्छा भी जताने की मतलब जहमत नहीं करी, क्योंकि उनको पता है कि इस लड़ाई में इतनी परेशानियां हैं, इतने लोग हैं कि भारत की उसमें दखल अंदाजी ज्यादा मतलब कारगर साबित नहीं होगी भारत के नजरिए से। मुझे दूसरी फिक्र है, अगर आप कतर और भारत के संबंधों के महत्व को देखें आने वाले कुवैत और वक्त भारत, में, इस वक्त हमारा फोकस कुवैत और भारत। हाँ, कुवैत और भारत के संबंधों पे प्रभु जी ने बड़ी मतलब डिटेल में बताया हमारे कितने अच्छे संबंध है। पर पिछले दिनों में कुवैत ने चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को कबूल किया है और इन दिनों कुवैत में एक सिल्क सिटी बन रही है। उसमें करीब 150 बिलियन का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो मेरे ख्याल से अगर हम अगले 10 साल या 20 साल कुवैत को देखें और भारत को देखें, तो भारत के लिए मेरे ख्याल से ये बड़ी चुनौती होगी कि कैसे वो अपनी इमेज या अपनी रिलेशनशिप को रिपेट्रिएशन और वर्कर्स सप्लाई से परे जाके एक कुवैत के जो फ्यूचर प्लान है 2035, जिसको वो न्यू कुवैत कहते हैं, उसमें वो क्या भूमिका निभा सकते हैं। मेरे ख्याल से वहां चाइना पहले ही अपनी पहल बना चुका है। तो भारत की मुश्किल कुवैत जैसे देश में, देखिए आज 11 लोग वर्कर हैं, हो सकता है 10 साल बाद हमारे वहां 18 लोग वर्कर हो जाएं, पर जो पोर्टफोलियो है रिलेशनशिप का, वो वही वर्कर्स रिपैट्रिएशन और एक ऑयल डिपेंडेंसी जो भारत की है, इस पोर्टफोलियो को अगर नरेंद्र मोदी किसी तौर पे बदल पाएंगे तो वो भारत की बढ़ती आर्थिक हैसियत से ही बदल पाएंगे। कोशिश यही है जो, और उम्मीद भी डॉक्टर जिंदल इस दौरे से यही की जा रही है कि बहुत सारे अन्य क्षेत्र जहां पर जॉइंट वर्किंग ग्रुप बन सके, जहां पर और समझौते हो सके, और इसीलिए विशेष तौर पर नजर रहेगी कि कल जब प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होगी और एमओयूज पर हस्ताक्षर होंगे कि किस दिशा में दोनों देशों के रिश्ते आगे बढ़ रहे हैं। आपने न्यू कुवैत की बात की, मैं इस पर वापस आऊंगी, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। हमारे मेहमानों से अनुरोध करती हूँ बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। बढ़िया है, क्यों है? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मान लो आपके बॉस का मैसेज आए कि इमरजेंसी है, अभी का अभी गिफ्ट कार्ड और वाउचर खरीद के पर्सनल मेल पर भेजो। क्या करोगे? भेज दोगे? बॉस, ये बॉस नहीं, बॉस की तस्वीर लगा के फ्रॉडगिरी करने वाले हैं। मैं बॉस का फेवरेट बनना चाहता हूँ, पर मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, UPI सेफ है, पर कोई आपको बेवकूफ बनाना चाहे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुवैत दौरे पे। आज सुबह प्रधानमंत्री कुवैत के लिए रवाना हुए और आज उनका कुवैत में गर्मजोशी के साथ स्वागत भी किया गया, जहां भारतवंशी भी बड़ी तादाद में उपस्थित थे। उन्होंने भी बहुत स्नेह के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया। इस वक्त हमारे साथ दो विशेष मेहमान बने हुए हैं जिनका हम रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि भारत और कुवैत के बीच राजनीतिक संबंधों की गर्माहट दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों में भी देखी जा सकती है। भारत और कुवैत के बीच पारंपरिक रूप से घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। भारत कुवैत के शीर्ष व्यापारिक साझेदारों में से एक है, तो वहीं कुवैत भारत के लिए एक विश्वसनीय ऊर्जा साझेदार भी बना हुआ है।
आप ये दृश्य देख रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किस तरीके से रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ स्वागत किया गया। और कुवैत के बारे में और कुवैत और भारत के द्विपक्षीय संबंधों के बारे में और जानकारी के लिए हमारे साथ प्रभु दयाल जी, वरिष्ठ पूर्व राजनयिक, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रभु दयाल जी, हम जब कुवैत की बात करते हैं तो जाहिर है कि आज का दौर ऐसा दौर है जब इक्वेशंस बदल रही हैं, जब विभिन्न देशों के बीच के संबंधों को बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो परिभाषित कर रहे हैं। 2035 तक न्यू कुवैत की इस परिभाषा में भारत कहां तक आगे बढ़कर रिश्तों के बीच सामंजस्य बिठाते हुए अपने लिए भी एक स्थान बना सकता है, खासकर तब जब ये बात भी लगातार विदेश मंत्रालय के द्वारा भी सामने रखी गई है कि बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां आगे बढ़ने की संभावना है। तो तेल आयात और हमारा निर्यात से आगे बढ़कर कौन से ऐसे नए क्षेत्र हैं जो आप देखते हैं जहां दोनों देश और अधिक संभावनाओं पर काम कर सकते हैं? ममता जी, मैं जब पहले अपनी बात रख रहा था मैं पूरी नहीं कर पाया था। देखिए, मैंने जिक्र किया कि तेल का हम जो इंपोर्ट करते हैं उसमें कुवैत का इम्पोर्टेंट रोल है। बायलैटरल ट्रेड हमारा काफी ज्यादा है और बढ़ता जा रहा है। रिमिटेंसेस हो रहे हैं कुवैत से। लेकिन इसके अलावा अब जो एक नई बात जोर पकड़ रही है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की है। भारतीय कंपनी कुवैत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में बड़ी संख्या में अब पार्टिसिपेट कर रही हैं। और दूसरी तरफ कुवैत के जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं, खासतौर पे कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, वो वहां की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट एजेंसी है, वो भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रही है। तो इस तरह दोनों तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे जोर है। और जैसे वो मेरे फेलो पैनलिस्ट ने कहा कि वहां पर एक सिल्क सिटी बन रही है, लेकिन वो सिल्क सिटी जो है वो सिर्फ चाइना के कोऑपरेशन से नहीं बन रही। उसमें टेंडर्स होते हैं और जो कंपनी सबसे अच्छी बिड देती है उसको वो टेंडर मिलता है। तो भारतीय कंपनी भी सिल्क सिटी में पार्टिसिपेट कर रही है। उसके अलावा और भी तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में भी भारतीय कंपनियों की प्रेजेंस है। तो इस तरह से ये एक नई दिशा जो अब खोजी जा रही है वो इस संदर्भ में बड़ी महत्वपूर्ण है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे दोनों देश अब बहुत जोर दे रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे। और ये बात नहीं है कि भारतीय जो वहां पर नागरिक हैं वो सिर्फ वर्कर्स हैं, ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं। आपने अपनी तस्वीरों में दिखाया कितने वहां पर हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं। तो मैं तो वहां 3.5 साल एम्बेसडर था। प्रोफेशनल्स ने भारत के लिए बहुत इज्जत पैदा की। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, प्रोफेसर्स और इस तरह से हर तरह से प्रोफेशनल क्षेत्र में जो भारतीय नागरिक हैं उन्होंने अपना झंडा गाड़ा है और भारत की वाहवाह हुई है। देखिए, आपने ये कहा था कि ये जो हम देख रहे हैं कितना उत्साह है भारतीय नागरिकों में। हमारे प्रधानमंत्री जी भारतीय समुदाय जो बाहर स्थित हैं उन पे बहुत जोर देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आप भारतवासी को भारत से बाहर ले जा सकते, लेकिन भारतवासी के अंदर जो भारत बसा है उसको बाहर नहीं ले जा सकते। और प्रधानमंत्री मोदी जी अपने दौरों में भारतीय समुदाय के साथ जिस तरह से कनेक्ट होते हैं और जिस तरह से दो तरफा प्यार हम देखते हैं, ये अब हम आज शाम को देखेंगे। जैसे कुवैत में जो इंडियन कम्युनिटी में रिसेप्शन ऑर्गेनाइज किया, जी प्रभु दयाल जी, जी प्रभु दयाल जी, ये हम हमेशा देखते हैं कि सामुदायिक कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री भारतवंशियों के साथ जुड़ते हैं, उनसे संवाद करते हैं, उनसे बात करते हैं, अपनी बात सामने भी रखते हैं। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री के कुवैत दौरे के साथ एक और बड़ा पहलू जुड़ रहा है, क्योंकि यहाँ प्रधानमंत्री कामगारों के साथ भी मिलने जा रहे हैं, उनका हालचाल भी जानने जा रहे हैं। और जब हम जानते हैं कि कुवैत में बहुत बड़ी तादाद प्रवासी भारतीयों की है जो वहाँ कामगारों के तौर पर भी काम करते हैं, ये पहलू क्या संकेत देता है? देखिए, जब मैं कुवैत में था तो वहां के नागरिक कहते थे कि यहाँ कोई ऐसी सड़क नहीं है जिसमें भारतीयों का पसीना नहीं है। हमारे जो वर्कर्स हैं उन्होंने बहुत इज्जत कमाई है, उन्होंने बहुत प्यार कमाया है, और वो इस वजह से कि उन्होंने खून पसीना एक करके दूसरे देशों के विकास में अपना योगदान दिया है।
तो मेरे विचार में अगर प्रधानमंत्री मोदी जी ब्लू कॉलर वर्कर्स के साथ मिल रहे हैं और उनको इज्जत दे रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये ब्लू कॉलर वर्कर्स जो है इनका जो कार्य है वो उसकी वाह वाह कमी होती है, और प्रधानमंत्री मोदी जी उनके साथ मिलेंगे तो उनको बहुत प्रोत्साहित करेंगे और ये जाहिर करेंगे कि उनके लिए हमारे दिलों में कितनी ज्यादा इज्जत है। तो ऐसे में जब हम क्योंकि कुवैत में हमने देखा है कि किस तरीके से हाल फिलहाल ये भी घटना आई थी जहां मंगाफ में हमारे जो श्रमिक भाई थे या कामगार थे वो हताहत भी हुए थे। प्रधानमंत्री का जाकर उनका हालचाल पूछना और जो अधिकार दिए गए हैं हमारे कामगारों को वहां पर, उसे भी समझना कितना जरूरी है, क्योंकि वहां चाहे महिलाएं, भारतीय महिलाएं काम करती हैं, चाहे उनके काम के घंटे हैं, चाहे उनकी सुविधाएं हैं, उनकी छुट्टियां हैं इत्यादि, या उनका बीमा है। ये बहुत सी ऐसी सुविधाएं हैं जो वहां भारतीय कामगारों को मिल पा रही हैं, जिसमें भारत सरकार का बहुत अहम भूमिका है। देखिए, जब हमारे वर्कर्स बाहर जाते हैं तो मुश्किल हो जाता है कि उनको उनके हकों को हर तरह से प्रोटेक्ट किया जाए, लेकिन आप ये देखेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी इस बात पे बड़ा जोर दे रहे हैं। और मंगाफ में जैसे आपने कहा वो ट्रेजेडी हो गई थी जिसमें हमारे वर्कर्स कुछ मर गए थे, तो क्योंकि यहाँ पर उस स्तर से बड़ा जोर दिया गया इस बात पे कि कुवैती सरकार इस बात में पूरी जांच पड़ताल करे, तो हमने ये देखा कि वहां के प्रधानमंत्री खुद, कुवैत के प्रधानमंत्री वहां गए थे हादसे के जहां पर हुआ था और उन्होंने काफी इस पे इन्वेस्टिगेट किया था, और जो लोग ये पाए गए कि उनकी गलती थी उनको बंद कर दिया गया, उनके खिलाफ मुकदमे हुए। तो मेरे विचार में प्रधानमंत्री मोदी जी खुद हर तरह से ये जाहिर करते हैं कि वो चाहे हम्बल वर्कर हो, बाहर काम कर रहा हो, लेकिन उसके ऊपर उनकी छत्र छाया है, वो उसको भी प्रोटेक्शन देंगे। और वो अब जाके जो कुवैत में ब्लू कॉलर वर्कर से आज मिलेंगे वो भी इस बात को की तरफ संकेत देगा कि इन वर्कर्स का उनके लिए कितना ज्यादा महत्व है। तो ऐसे में चूंकि आप वहां रह चुके हैं प्रभुदयाल जी, तो वहां पर जो कुवैत में लोग रहते हैं, क्योंकि देखा जाए तो वहां पर कहा जाता है कि 2/3 लोग तो वहां प्रवासी हैं, यानी दूसरे देशों के आए हुए लोग हैं, जिनमें भारतीयों की बड़ी तादाद है। 10 लाख से ज्यादा भारतीय प्रवासी वहां रहते हैं। वहां पे लोगों का भारत को लेकर क्या नजरिया है? कौन सी ऐसी बातें हैं भारत की जो उन्हें भी आकर्षित करती हैं? देखिए, कुवैत के संबंध भारत के साथ बहुत पुराने हैं। वो छोटी छोटी नाव में आके, जिनको धाव बोलते हैं, आते थे और भारत के साथ व्यापार होता था। ये तब की बात है जब तेल की डिस्कवरी नहीं हुई थी कुवैत में। अब जब तेल की डिस्कवरी हुई और कुवैत में तरक्की हुई तो उनको लोगों की जरूरत थी, तो कई देशों से लाए वो, लेकिन भारत से भी ले गए, और भारत के साथ जो रिश्ते थे वो अच्छे होते गए। और लेकिन जिस तरह से आज मैं देख रहा हूं भारत के लिए वहां जो इज्जत है और जो जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का कितने उत्साह से वहां वेलकम हो रहा है, ये इस बात को दर्शाता है कि आज जो रिश्ते हैं वो बहुत बुलंदी पकड़ चुके हैं। और मेरा ये विचार है कि इन रिश्तों को अब और मजबूत होते देखेंगे आप। चलिए, इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर संजय भारद्वाज भी जुड़ गए हैं जो स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज JNU से हैं। प्रोफेसर भारद्वाज, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रोफेसर भारद्वाज, हम लगातार बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुवैत दौरे की, और जब हम भारत कुवैत संबंधों की बात करते हैं तो इन संबंधों में इस दौरे से क्या कुछ नए आयाम जुड़ सकते हैं, इस पर सबकी नजर है। अभी तक चूंकि हम एक तेल उत्पादक देश के तौर पर कुवैत को देखते आ रहे हैं, उसी नजरिए से एक आम व्यक्ति इन रिश्तों को समझने का भी प्रयास करता है। प्रधानमंत्री के इस दौरे में ऐसे कौन से बड़े बिंदु हैं जिन पर आपको लगता है गौर करना चाहिए? देखिए, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ये यात्रा देखते हैं तो भारत के लिए 3 संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात कि भारत ये देख रहे हैं कि विश्व शांति और सुरक्षा को कैसे कायम किया जाए। जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में और जो गल्फ कंट्रीज है, जिस तरीके के जो अशांतिपूर्ण वातावरण वहां बढ़ रहा है, कट्टरवाद बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से इस कट्टरवाद का और ये जो विचारधारात्मक जो लड़ाई चल रही है उसकी आंच कहीं ना कहीं दक्षिण एशिया और भारत तक पहुंचती है। तो भारत निश्चित रूप से आंतरिक सुरक्षा की बात हो या बाह्य सुरक्षा की बात हो, दोनों पर्सपेक्टिव से इस बात को ध्यान में रखते हुए गल्फ हमारे लिए और मिडिल ईस्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
दूसरा जो महत्वपूर्ण पक्ष है, जो आर्थिक सहयोग की बात है, भारत कोशिश कर रहा है कि मिडिल ईस्ट के साथ में जो इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर या मिडिल ईस्ट के माध्यम से यूरोप को जोड़ने की बात है। G20 में भी इस बात को ध्यान में रखा गया कि इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर को मजबूत किया जाए, और जो ग्लोबल साउथ की वॉइस है उसमें भारत की एक जो विचार है, भारत के जो अपने बात है उसको मजबूत, लीडरशिप को मजबूत किया जाए। तो इकोनॉमिक दृष्टि से कुवैत हो या मिडिल ईस्ट हो, बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप कुवैत को ही देखते हैं तो लगभग 10 लाख भारतीय वहां पे है, हमारा लगभग $10 बिलियन का उनके साथ ट्रेड है, और कुवैत ने लगभग भारत में भी $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इकोनॉमिक हमारा जो खासकर जो हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि जो क्रूड ऑयल का इंपोर्ट है लगभग 3% हमारा कुवैत से इंपोर्ट होता है। तो ये जो पक्ष है ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इकोनॉमिक जो साझेदारी और भागीदारी की बात कर रहे हैं, और साथ ही साथ भारत भी अपना जो प्रोडक्ट, जो एक मैन्युफैक्चरिंग एक हब उभरता जा रहा है, उसके लिए मार्केट हम तलाश कर रहे हैं। तो मिडिल ईस्ट और कुवैत से बेहतर हमारे लिए मार्केट नहीं हो सकता है। जो तीसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात है आज के संदर्भ में, कि राजनीतिक स्थायित्व, क्योंकि अभी 10 दिन पहले आपने देखा जो जिस तरीके से सीरिया में डेवलपमेंट हुआ है, असद की सरकार चली गई है, लेबनान हो या सीरिया हो या इराक हो, ईरान हो, जो एक तरीके से आंतरिक असंतोष चल रहा है, राजनीतिक अस्थायित्व चल रहा है, तो उसमें भारत देख रहा है कि कुवैत में भी जो 1991 के बाद से क्राइसिस वहां पे डेवलप हुआ, एक बहुत अच्छा एक रिच एक प्रदेश माना जाता था, और जो वहां के अमीर वहां बड़े फेमस होते, तो निश्चित रूप से भारत वहां पे राजनीतिक स्थायित्व की और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करते हैं, और जो सेकुलर डेमोक्रेटिक जो फोर्सेस है, चाहे वो अमीर के नेतृत्व में हो, प्रधानमंत्री वहां पे, तो इन सब से मुलाकात कर रहे हैं। तो तीसरा भी महत्वपूर्ण भारत के तीसरा पक्ष भी भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात आती है कि भारत कैसे इन सब कंट्रीज को, चाहे वो अफ्रीकन कंट्रीज हो, एशियन कंट्रीज हो, या फिर आप लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हो, उनको एक सबसे बड़ा जो एक वैक्यूम है दुनिया में, वो एक लीडरशिप का है। और भारत जिस तरीके से G20 में डेमोन्स्ट्रेट किया, एक ग्लोबल साउथ की वॉइस बनी, तो निश्चित रूप से मिडिल ईस्ट के कंट्रीज भी भारत को एक लीडर के रूप में देखते हैं कि इनके जो हित हैं, चाहे वो एनर्जी सेक्टर में हो, चाहे ट्रेड में हो, चाहे एनवायरमेंटल इश्यूज हो, या ग्लोबल गुड्स और ग्लोबल कॉमन्स की बात हो, सब में भारत की तरफ दुनिया देख रही है। इतने सालों बाद किसी प्रधानमंत्री, भारत के किसी प्रधानमंत्री ने यात्रा की है, तो निश्चित रूप से कुवैत या मिडिल ईस्ट भारत के लिए महत्वपूर्ण है, और मिडिल ईस्ट के लिए भी भारत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि भारत इस तरीके का एक मिडिल क्लास मार्केट उभरता जा रहा है। तो इस मिडिल क्लास मार्केट में वो सबसे पहली नीड होती है, वो आपकी एनर्जी सप्लाई की होती है। तो जो ये जो फैक्टर्स हैं, ये इस विजिट को अहम बनाते हैं, खास बनाते हैं, और निश्चित रूप से मोदी जी का जो अपना अंदाज है, जो भारतीय कम्युनिटीज के साथ में जिस तरीके के सांस्कृतिक ऐतिहासिक संबंध मजबूत करने वाली बात है, तो ये भी एक विजिट जो भारत की वहाँ कम्युनिटी है उनको और वहाँ के जो नेटिव लोग हैं उनके साथ में एक अच्छा एक अवसर है कि भारत के सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूती दी जाए। जी भारद्वाज जी, बहुत अच्छे से विस्तृत रूप से आपने इस पूरी तस्वीर को हमारे समक्ष स्पष्ट किया है कि किन मायनों में दोनों देशों के लिए ये संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन प्रभुदयाल जी, अभी जब विदेश मंत्री कुवैत के भारत इस महीने की शुरुआत में आए हुए थे, तो उन्होंने तब इस बात पर सहमति बनी है कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को लेकर एक जॉइंट कमेटी बने। क्या संकेत देता है ये कि दोनों ही देश अब एक नए अध्याय की शुरुआत को तैयार हैं? यानी कुवैत भी सोच रहा है कि अब हम किस तरीके से भारत के साथ संबंध प्रगाढ़ करें, और भारत में यही सोच रहा है कि कुवैत के साथ तमाम अन्य देशों के साथ भी कैसे आगे बढ़ा जाए, खाड़ी देशों की बात करते हुए। देखिए, ये जो संकेत है वो तो प्रधानमंत्री मोदी जी के दौरे से साफ साफ जाहिर होते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरह से उनका वहां स्वागत हुआ और जितने जोश खरोश से वहां पर लोग उनके सामने आए, उनसे मिले, उससे ये साफ जाहिर होता है कि कुवैत जो है अब हर तरह से दोस्ती चाहता है भारत के साथ। और देखिए, जब उच्च स्तर पर इतनी दोस्ती बढ़ती है तब उसके जो फायदे हैं वो पूरे निचले स्तर तक जाते हैं।
अच्छी दोस्ती ना हो तो अन्य लेवल्स पे ये दोस्ती बढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्रधानमंत्री मोदी जी की कितनी अच्छी दोस्ती कुवैत के टॉप लीडरशिप के साथ हो रही है। वो अमीर से मिलेंगे, प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे, क्राउन प्रिंस के साथ मिलेंगे। तो इन सब मुलाकातों से वो जो दोनों देशों के बीच में जो घनिष्ठ संबंध पैदा करने के जो वो दोनों देश ख्वाहिश रखते हैं, उसको पूरा करने के लिए ये एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण स्टेप है। अब जैसा प्रोफेसर भारद्वाज ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी जी जहां जाते हैं वो भारतीय समुदाय के साथ जिस तरह से घुल मिल जाते हैं, वो अपने में एक उदाहरण है। और भारतीय समुदाय के प्रति प्यार दिखाना एक बहुत जरूरी स्टेप होता है, क्योंकि ये देश छोड़कर दूसरे देशों में जाके खून पसीना बहाते हैं और थोड़े बहुत पैसे भेजते हैं अपने परिवारों के लिए। तो उनका उत्साह बढ़ाना, उनको प्रोत्साहित करना, ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा इस बात पर बहुत जोर देते हैं जी। तो देखिए, पीपल टू पीपल रिलेशंस जब अच्छे होते हैं तब हर तरह से जो बायलैटरल रिलेशनशिप है वो आगे बढ़ती है। अब बिल्कुल हम ठीक। देख रहे हैं कि बात हो रही है किस तरह से ऑयल सेक्टर में, ट्रेड में, इन्वेस्टमेंट्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के क्षेत्र में, इन सब में कैसे आगे रिश्ते बढ़ सकते हैं। तो ये जो विजिट है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ ऐसे निर्णय इसमें लिए जा सकते हैं जिनसे इन सब क्षेत्रों में जो बायलैटरल कोऑपरेशन है उनको बढ़ावा हो। जी, मैं अनुरोध करूंगी मेहमानों के साथ बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तब बात करेंगे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की, क्योंकि जीसीसी का अध्यक्ष है इस वक्त कुवैत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब चूंकि वहां पर हैं, तो बहुत सारे ऐसे सहयोग के आयाम जो जीसीसी के साथ भी हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिनमें एफटीए भी शामिल है। क्या उम्मीद की जा सकती है, करेंगे बात, लेकिन उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। अनुभव कीजिए शुद्ध MDH बादाम रोगन का प्यार। सेहत बनके रग-रग में दौड़े, त्वचा में समाए, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity, MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत इस कार्यक्रम में, जिसमें हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री के कुवैत दौरे की, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के कुवैत दौरे पर हैं। आज पहला ही दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ी गर्मजोशी के साथ आज कुवैत में स्वागत किया गया और अब से कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे लेबर कैंप में भी, जहां पर हमारे कामगार भाई रहते हैं, उनका हालचाल जानने के लिए। और अन्य कार्यक्रम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज दिन के हैं, जिनके बारे में आपको सारी जानकारी हम इस कार्यक्रम में देते रहेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ 2 मेहमान जुड़े हुए हैं, एक बार उन्हीं का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ प्रभु दयाल जी भी जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर संजय भारद्वाज भी जुड़े हुए हैं। दोनों मेहमानों का एक बार फिर स्वागत। प्रोफेसर भारद्वाज, जब जीसीसी की बात की जाती है तो ये खाड़ी देशों का समूह हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 35% हमारे तेल की जरूरत यहाँ से पूरी होती है और गैस की भी काफी बड़े प्रतिशत की जरूरत यहीं से पूरी होती है। जीसीसी के साथ भारत के संबंधों को नए आयाम देने में भी प्रधानमंत्री के इस दौरे को किन मायनों में देखा जा सकता है, खासकर तब जब हम जानते हैं कि इस वक्त कुवैत ही जीसीसी की अध्यक्षता कर रहा है। देखिए, इसको आप मोटे तौर पे जब देखते हैं कि पहली बात कि भारत की नीड्स क्या है। भारत की नीड्स है कि जिस तरीके से एस्पिरेशन है भारत का कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेंगे, हम एक विकसित भारत 2047 का जो हमारा एक विजन है, उसमें हम चाहे साइंस टेक्नोलॉजी हो या बाकी जो सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, उसमें हम विकास की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो नीड आता है कि हमको एनर्जी का हमारा सिक्योरिटी, जो कांस्टेंट अनइंटरप्टेड चीप प्राइस्ड हमको एनर्जी मिलती रहे। और उसके लिए जो सबसे नजदीकी अगर सोर्स है तो निश्चित रूप से गल्फ कंट्रीज हैं, गल्फ के जितने भी, चाहे वो ईरान है, इराक है, कुवैत है, जो भी सऊदी अरबिया है, यूएई है, जितने भी ये कंट्रीज है, ये भारत के लिए एनर्जी सप्लाई को और अफोर्डेबल प्राइस पे एनर्जी सप्लाई के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन इसमें एक जो पक्ष उभर के आता है कि भारत एक और बात पे जो जोर दे रहा है, वो कह रहा है कि हमको एनर्जी ट्रांजिशन की भी बात करनी चाहिए, कि एनर्जी ट्रांजिशन उस सेंस में कि जैसे हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लीड करते हैं
और हम ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं, तो जो ग्रीन एनर्जी की जब हम बात कर रहे हैं तो बात मान के चलिए कि हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात कर रहे हैं कि इनके जो अपने रिसोर्सेज हैं गल्फ कंट्रीज में या गल्फ काउंसिल में जो रिसोर्सेज हैं वो भी भारत के साथ, तो एक तरीके से जो भारत का एक अपना एक कल्चरल हिस्टोरिक लिंकेज, चाहे आप इंडो इस्लामिक कल्चर की बात करो, वो आपको वहां पे मिडिल ईस्ट और गल्फ कंट्रीज के साथ में आपको पुराने संबंध देखने को मिलेंगे, ईरान से आप सभ्यता से हमारे संबंध उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो आप ये बात मान के चलिए कि हम सिविलाइजेशनल एफिनिटीज को इकोनॉमिक और डेवलपमेंटल पार्टनरशिप में ट्रांसफॉर्म करने के लिए उनका जो अपने इंस्टीट्यूशन है, जो रीजनल कोऑपरेशन मैकेनिज्म है, उसको हम साथ में लेके चलने की बात करते हैं। जैसे हमने G20 की बात आई तो पूरे अफ्रीकन यूनियन को G20 में लाने का प्रयास किया। उसी तरीके से अगर नेक्स्ट टाइम भारत को एक अपॉर्चुनिटी मिलता है तो इस अपॉर्चुनिटी में भारत गल्फ काउंसिल जो इकोनॉमिक काउंसिल है उसको निश्चित रूप से उनका लीडरशिप उनको उनके साथ जोड़ने का भारत के साथ प्रयास या ग्लोबल साउथ के साथ प्रयास होगा। तो एक ये बहुत बड़ा पक्ष है। दूसरा जो पक्ष आता है कि डिफेंस कोऑपरेशन सिक्योरिटी की बात आती है, तो जिस तरीके से भारत का इंटरनेशनल कम्युनिटी में इंटरनेशनल सिक्योरिटी में जो कंट्रीब्यूशन रहा है, चाहे हम इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस के माध्यम से कहिए या हमारी जो अपनी विचारधाराएं हैं, जो हम क्योंकि बुद्धा के देश है, हम गांधी के देश है, हम नॉन वायलेंस की बात करते हैं, पीस एंड स्टेबिलिटी की बात करते हैं, जो हमारे एनरिच्ड वैल्यूज है, हम चाहेंगे कि मिडिल ईस्ट में जो एक डिस्टर्बेंस हो रहा है, जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, वायलेंस होता है, सॉवरेनिटी की जो रक्षा नहीं की जाती, तो हम उन वैल्यूज को भी इन देशों में अपने मजबूत करेंगे। तो निश्चित रूप से जब पीपल टू पीपल कांटेक्ट होगा, जब कल्चरल कांटेक्ट होगा, तो इन देशों में भी एक वैल्यूज को, और मोदी जी जिस तरीके से इन बातों को आगे बढ़ा रहे हैं कि ये समय युद्ध का समय नहीं है, ये समय कोऑपरेशन का समय है, तो जो गल्फ काउंसिल के जो लीडर कुवैत है, कुवैत के माध्यम से निश्चित रूप से पूरे गल्फ कंट्रीज में जो विश्व शांति के लिए महत्वपूर्ण है, उनमें इन वैल्यूज को इनकलकेट करने की बात निश्चित रूप से मोदी जी कुवैत के माध्यम से करना चाहेंगे। जो तीसरा एक महत्वपूर्ण पक्ष है, जो हम ग्लोबल नॉर्थ के साथ में हम कंटेस्ट कर रहे हैं कि ग्लोबल साउथ ग्लोबल नॉर्थ, उसमें जो एनवायरमेंटल और क्लाइमेट जस्टिस की बात है, तो जो एनवायरमेंट और क्लाइमेट जस्टिस में जितने कंट्रीज, चाहे वो मिडिल ईस्ट से हो, चाहे अफ्रीकन कंट्रीज हो या पूरे एशियन कंट्रीज हो, सभी लोगों को हम एक तरीके से एक ग्रुप बना के कोलैबोरेटिव अप्रोच करके हम एक वेट क्रिएट करके ग्लोबल नॉर्थ के साथ क्लाइमेट जस्टिस में जो कॉन्ट्रीब्यूशंस नॉर्थ कर सकता है, जो एक $1 ट्रिलियन को संग्रहित करने की बात है, तो भारत उसमें एक लीडरशिप दे सकता है और कुवैत के माध्यम से गल्फ कंट्रीज को भी साथ रख सकता है। तो जो एक रीजनल कोऑपरेशन गल्फ कंट्रीज में, अगर कुवैत के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं तो निश्चित रूप से हमारी एंट्री पूरे गल्फ कंट्रीज में मजबूत होगी। और बाकी जो क्षेत्र अभी नए उभर रहे हैं, जिसमें आप साइबर सिक्योरिटी आप कह दीजिए या आप AI कह दीजिए या टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन कह दीजिए, इन सब सेक्टर में भी भारत का अगर मिडिल ईस्ट के साथ में, जैसे हमने पिछले जब विजिट UAE और विजिट किया तो हमने इंडिया बिजनेस सेंटर UAE में ओपन किया, तो एक उसी तरीके से गल्फ कंट्रीज और कुवैत में अगर हम इस तरीके के बिजनेस हाउसेस बनाते हैं, बिजनेस सेक्टर बनाते हैं, तो हमारा इन्वेस्टमेंट और ट्रेड इन देशों के साथ में मजबूत होगा। तो एक तरीके से जो गैप क्रिएट हो गया था कोल्ड वार पॉलिटिक्स की वजह से, ये एक अपॉर्चुनिटी है। और ना केवल कोल्ड वार पॉलिटिक्स, लेकिन एक नैरो नेशनलिस्टिक पॉलिटिक्स के माध्यम से भी, रिलीजियस डिस्कोर्स के माध्यम से भी डिस्टेंस क्रिएट कर दिया गया था। पाकिस्तान का बहुत बड़ा योगदान है इसमें, जो आइडियोलॉजिकल और इस्लाम को और टेररिज्म को एक तरीके से अलग थलग करने की बात थी। तो मुझे लगता है एक मौका है भारत के सामने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने, कि गल्फ कंट्रीज में हम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और जो सामंजस्य और हार्दिक सौहार्द की जो बात कर सकते हैं, वो एक अपॉर्चुनिटी इसमें भारत को इस विजिट में मिल रही है। बिल्कुल, और क्लाइमेट जस्टिस जैसे मुद्दों को वैसे भी भारत विभिन्न मंचों पर इन सभी देशों के लिए उठाता रहा है। और इसी में प्रभु दयाल जी, अगर हम देखते हैं तो भारत हमेशा इस बात को लेकर तैयार रहता है कि जिन देशों को हम तकनीकी रूप से मदद कर सकते हैं वो हम जरूर करें, और वैश्विक मंच पर भी इन देशों की आवाज़ को मुखरता से रखता रहा है भारत।
डीपीआई एक ऐसा उदाहरण है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको लेकर भारत सभी देशों के साथ काम करना भी चाहता है। जीसीसी के साथ भी लोकल करेंसी में जब हम बात करते हैं कि स्थानीय करेंसी में बिजनेस को आगे बढ़ाया जाए, जीसीसी के साथ भारत इस मुद्दे मोर्चे पर भी आगे बढ़ना चाहता है, काम करना चाहता है। क्या प्रधानमंत्री के इस दौरे में इस दिशा में कुछ राहें खुलती भी नजर आ सकती हैं? क्योंकि एफटीए को लेकर 2004 से बात चल रही है, लेकिन अभी उस पर होल्ड है। लेकिन क्या ये हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, और क्या इन देशों के साथ के हमारे जो द्विपक्षीय संबंध बहुत बेहतर हैं, सऊदी अरब की बात करें, यूएई की बात करें, कुवैत के दौरे पर प्रधानमंत्री जा ही रहे हैं, हमारे संबंध इन देशों के साथ बहुत अच्छे हैं, कहां तक राहें खुलती नजर आती हैं आपको इन मोर्चों पर? देखिए, आपने जो ये कहा डिजिटल पेमेंट इनिशिएटिव के बारे में, जरूर इस पे बातचीत होगी और कई देशों के साथ जैसे यूएई के साथ समझौते हो गए हैं, तो कभी न कभी तो इस बात पे भी समझौता होगा कुवैत के साथ। अब इस विजिट में होगा या इस विजिट में बातचीत की शुरुआत होगी और कितना वक्त और लगेगा, ये तो देखने की इसमें जरूरत है। लेकिन हर तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी कोशिश करते हैं कि जो बायलैटरल रिलेशनशिप है वो मल्टी डायमेंशनल होती जाए, वो हर क्षेत्र में उसका विकास हो। और मेरे विचार में डिफेंस का एक ऐसा एरिया है जिसमें अब भारत की तरफ कई देश देखने लगे हैं, क्योंकि भारत के जो वेपन्स प्रोडक्शन फैसिलिटीज हैं, भारत में जो वेपन्स सप्लाईज का उत्पादन हो रहा है, इन सब के लिए दूसरे देशों में अब जो इज्जत है और जो एडमिरेशन है वो बढ़ता जा रहा है। तो कोई ताज्जुब नहीं होगा कि किसी न किसी तरह के डिफेंस कोऑपरेशन के एस्पेक्ट को लेके बातचीत हो, ताकि वो जो रिलेशनशिप का एक बड़ा अहम मुद्दा होता है उसमें भी जो हमारे रिश्ते हैं वो आगे बढ़ सके। अब देखिए, कुवैत जो है वो एक ऐसा कंट्री है जिसका कोस्ट लाइन काफी बड़ी है, मतलब छोटा सा देश है, लेकिन वो क्योंकि गल्फ की खाड़ी में स्थित है तो वहां पर जो नेवल एक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा है। तो मेरे विचार में किसी तरह से कोस्ट गार्ड के संदर्भ में जो कोऑपरेशन होता है या नेवल एरियाज में और कोऑपरेशन जो होता है उसके संदर्भ में भी बातचीत होगी और आगे बढ़ सकती है, जो इसमें किस तरह से हम आगे अपने रिश्तों को बढ़ा सकते हैं कोऑपरेशन के जरिए। जैसे नेवल कैडेट्स की ट्रेनिंग होती है कुवैत में, क्योंकि नेवी पे काफी जोर दिया जा रहा है, तो उनको जरूरत है कि उनके जो नेवल कैडेट्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जाए। तो क्या ये ट्रेनिंग इंडिया में मिल सकती है? इस तरह से कई ऐसे नए दिशाओं में भी बातचीत हो सकती है। मेरे विचार में दोनों साइड्स बड़े ओपन माइंड से जा रहे हैं इस मीटिंग में, इस मुलाकात में जो भी बातचीत हो इस पे बड़े ये नहीं कि हमको सिर्फ इन्हीं चीजों पे बात करनी है, नहीं, ये एक ओपन माइंडेडनेस देख रहे हैं। तो इसकी वजह से मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा कि कई नए पहलुओं पर बातचीत हो और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो और धीरे धीरे करके ये बातें और जोर पकड़ सकती हैं दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करने के लिए। जी, यहाँ पे प्रोफेसर भारद्वाज, एक महत्वपूर्ण बात, क्योंकि हम पीपल टू पीपल कांटेक्ट को हमेशा बहुत महत्वपूर्ण मानते आ रहे हैं जब भी हम अन्य देशों की बात करते हैं, और खासकर कुवैत जहाँ पर तो भारतवंशियों की बहुत बड़ी तादाद है जिनका योगदान इस देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण रहा है। ऐसे में जब यहाँ हम शिक्षा की बात करें, तकनीक की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, विभिन्न ऐसे क्षेत्र हैं जहां भारत का योगदान रहा है। सीबीएसई के बहुत बड़ी तादाद है स्कूल्स की वहां पर, जहाँ पे 60,000 बच्चे, स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं। ये जो पहल है, ये जो जुड़ाव है, ये किस तरह राजनीति, अगर हम राजनयिक की बात करें तो राजनयिक में कितने मायनों में नए आयाम जोड़ सकता है? क्योंकि ये क्षेत्र वो क्षेत्र हैं जो एक आम जन को छूते हैं, कुवैत के आम नागरिक को भी छूते हैं। देखिए, एक बहुत बड़ा पक्ष जो है भारत के साथ जो आपने बात किया कि निश्चित रूप से डिप्लोमेटिक रिलेशंस तो एक अपनी भूमिका निभाते हैं, लेकिन जो माइक्रो लेवल पे जो कनेक्ट है, और खासकर जब आप भारत के सर्विस सेक्टर की बात करते हैं, चाहे वो हेल्थ सेक्टर में जितने भी नर्सेज हैं
गल्फ कंट्रीज में ज्यादातर नर्सेज भारत से वहां पे डॉक्टर्स हैं वो भी भारत से जाते हैं। मेडिसिन जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स हैं जितने भी जाते हैं वो भारत से गल्फ कंट्रीज में जाते हैं। तो एक हेल्थ सेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग एक लिंकेज है भारत और गल्फ और मिडिल ईस्ट के साथ में कि जो और मजबूत किया जा सकता है। दूसरा जो बाकी इंडस्ट्रीज है, चाहे वो टूरिज्म हो, होटल इंडस्ट्री हो, और भारत का जो एक बेहतर प्रदर्शन आईटी सेक्टर में रहा है कि आईटी कॉर्पोरेशन जो आपने जिक्र किया, एजुकेशन और आईटी, जिस तरीके से भारत के लोगों की जो एक दबदबा है ना केवल एशिया में और ग्लोबल साउथ में, ग्लोबल नॉर्थ में भी, आज अमेरिका जाइए, यूरोप जाइए, कि भारत का जो सर्विस सेक्टर है, जो आईटी सेक्टर है और जो हमारे आईटी एक्सपर्ट्स हैं उनकी डिमांड्स बहुत स्ट्रांग है। तो निश्चित रूप से जो आईटी सेक्टर में और जो कोर्सेज हैं, टेक्नोलॉजिकल और ट्रेनिंग कोर्सेज हैं, जो एम्बेसडर साहब भी इसका जिक्र कर रहे थे, तो जो सर्विस सेक्टर भारत प्रोवाइड करा सकता है देश दुनिया में और विदेशों में, चाहे वो हम साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में जब प्रधानमंत्री सिंगापुर गए तो इस बात को, सर्विस सेक्टर की बात आई, वही काम मिडिल ईस्ट में भी हम सर्विस सेक्टर को स्ट्रांगली मजबूत कर सकते हैं। जो एक और पक्ष जो आता है कि पीपल जो कल्चरल कनेक्ट, मैं पहले भी ये बात कह रहा था कि जो कल्चरल हमारा कनेक्ट है, क्योंकि भारत का आज लगभग 14 से 15% कम्युनिटी, जो लार्जेस्ट माइनॉरिटी कम्युनिटी है, मुस्लिम्स हैं। और हमारे जो मुस्लिम्स हैं दुनिया में वो एक तरीके से एक बहुत ही सामंजस्य का एक उदाहरण पेश करते हैं। तो इनका जो कनेक्ट मिडिल ईस्ट के साथ में जो कल्चरल कनेक्ट होगा वो निश्चित रूप से भारत को एक सॉफ्ट पावर के रूप में, एक मजबूती के रूप में खड़ा करे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को समझते हैं कि जो हमारी डाइवर्सिटी है वो एक हमारे लिए रिसोर्स है मिडिल ईस्ट के साथ में, और गल्फ कंट्रीज, कुवैत है, सऊदी अरबिया है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए तो सऊदी अरबिया और यूएई ने अपना सबसे सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। तो इनकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है इन मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में, ये जनता को एक देश की जनता को दूसरे देश की जनता के साथ में जोड़ती है। तो आप देखिए अपेक्स लेवल पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग, कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है। एट द माइक्रो लेवल पे भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो पीपल टू पीपल कनेक्ट की बात है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तीसरा जो पक्ष है जो मेजर लेवल पे जिसको हम कहते हैं सर्विस सेक्टर, उसमें भी भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण है और उसकी डिमांड है पूरे दुनिया में। तो निश्चित रूप से जो एक ये ऐतिहासिक विजिट है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, ये ऐतिहासिक विजिट पूरे मिडिल ईस्ट के लिए एक अपॉर्चुनिटी है मिडिल ईस्ट को भारत से जोड़ने की, और भारत की जो अपनी एक दखल है देश दुनिया में, चाहे वो इकोनॉमिक सेक्टर में हो, एजुकेशन सेक्टर में हो, हेल्थ सेक्टर में हो, आईटी में हो, या बाकी जो हम नए एनवायरमेंटल इश्यूज को लेके, क्रिप्टो करेंसी को लेके, ये जो विषय नए आ रहे हैं, उसमें जो भारत की जो एजुकेटेड मिडिल क्लास, जो साइंटिफिकली एजुकेटेड जो मिडिल क्लास है, उनका वो बहुत बड़ा एक योगदान दे सकता है। तो आप मोटे तौर पे कॉम्प्रिहेंसिवली देखते हो तो एक बहुत बड़ा एक कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप भारत का मिडिल ईस्ट और कुवैत के साथ में गल्फ कंट्रीज के जी बिल्कुल। और हो सकता है। और जो एक डिस्टर्बेंसेस वहां, मैं जो एक पॉइंट कहूंगा, जो डिस्टर्बेंसेस वहां पे हो रहे हैं, जो वायलेंट नॉन स्टेट एक्शन, प्रॉक्सी जो क्रिएट हो रहे हैं, जिनको टेररिज्म के नाम पे एक परसिक्यूशन और सप्रेशन जो हो रहा है, मुझे लगता है कि उसको मेन स्ट्रीम में लाके और वो मिडिल ईस्ट को एक बहुत बड़ा टाइगर इकोनॉमी बनाने में सहयोग दे सकते हैं। ऐसे में प्रभुदयाल जी, अगर क्योंकि सॉफ्ट पावर की हम बात कर रहे हैं इस वक्त, तो सॉफ्ट पावर में अगर हम कुवैत की बात करें तो गल्फ कंट्रीज में ही कुवैत को हॉलीवुड ऑफ द गल्फ कहा जाता है। किस तरीके का सांस्कृतिक माहौल है कुवैत में, और उसमें भारतीयों की उपस्थिति या उनकी भूमिका क्या है? देखिए, पूरे गल्फ का जो सांस्कृतिक माहौल है वो काफी मिलता जुलता है। सऊदी अरब थोड़ा जरा कंजर्वेटिव रहा है रिलीजियस रीजंस की वजह से, लेकिन बाकी सब गल्फ कंट्रीज में काफी कुछ एक दूसरे से मिलता हम नजर पाते हैं। मैं दुबई में कौंसल जनरल था, उसके फौरन बाद कुवैत में गया, तो दोनों देशों में काफी मिलती जुलती चीजें पाई। अब भारत के साथ हमेशा जो ये गल्फ कंट्रीज हैं, इनके रिश्ते अच्छे रहे, और जब इनके पास तेल आया है, गैस आई है, और
और ये रिच हुए हैं। तो भारत के साथ जो ताल्लुकात हैं वो और आगे बढ़े हैं। एक तो जैसा प्रोफेसर भारद्वाज कह रहे थे कि कोई ऐसा जो क्षेत्र आपको नहीं मिलेगा इन गल्फ कंट्रीज में जहां पर भारतीय प्रोफेशनल्स या टेक्निकल सर्विसेज ना प्रोवाइड की जा रही हो। डॉक्टर्स, नर्सेज, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इंजीनियर्स, आप जिनको भी लीजिए, भारत से काफी अधिक संख्या में वहां पर है। जब मैं वहां पोस्टेड था तब इजिप्शियंस हमसे ज्यादा थे, लेकिन वो जो थे वो कुछ दंगा फसाद भी करने लगे, लड़ाई झगड़े हुए, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके इजिप्शियंस को वहां से हटाया गया और उनकी जगह भारतीयों ने ली। और जब मैं था तो भारतीयों की संख्या वहां 3.5 लाख हो गई थी, लेकिन अब 11 लाख के करीब हो गई। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि किस तरह से हमारे लोगों का काम वहां के कुवैत के लोगों को पसंद है और वो चाहते हैं कि भारत से अधिकतर जो वर्कफोर्स है, टेक्निकल, सेमी टेक्निकल, ये वहां से ही भारत से आए। और मेरे विचार में जो इंडियन कम्युनिटी है वो बड़ी कल्चरली एक्टिव है। आपने खुद देखा कि कथकली हो रहा था, कुचिपुड़ी का भी डांस हो रहा है, तो वहां पर कल्चरल एक्टिविटीज बहुत है। हमारी एम्बेसी ने ही एक अपना छोटा सा ऑडिटोरियम बनाया हुआ है जिसमें लगभग रोज ही वहां के जो भारतीय कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो प्रोग्राम करते थे, अपने जो इवेंट्स होते थे और दूसरे कम्युनिटी के लोगों को भी बुलाते थे। तो कुवैत के लोग भी देखते थे कि भारत की कितनी मल्टी डायमेंशनल कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं। और जब कुवैती हमारे फंक्शंस में आते थे वो भी बड़ी तारीफ करते थे जो वो देखते थे, जिस तरह से डांसेस होते थे, गाना बजाना होता था और जो पोइट्री फंक्शंस होते थे। तो मेरे विचार में जो हमारी कम्युनिटी है वहाँ काम तो करती है, लेकिन साथ ही साथ जो हमारी संस्कृति का जो झंडा है वो भी फहराती रहती है और उससे वो दूसरे देशों के लोगों को आकर्षित करती है। अब मिडिल ईस्ट में देखिए बहुत थोड़ा सा इंस्टेबिलिटी चल रही है, लेकिन कुवैत इससे बाहर है। कुवैत ने बहुत लड़ाई झगड़ा देखा है। 1991 में सदाम हुसैन ने उस पर कब्जा कर लिया था और फिर अलाइड फोर्सेस की मदद से कुवैत ने उनको बाहर किया। फिर दूसरा एक गल्फ वॉर हुई थी जिसमें अमेरिकन ने फिर कुवैत से भी अटैक किया और सदाम हुसैन को हटाया था। तो कुवैत ने बहुत लड़ाई झगड़ा देख लिया, वो इन सब चीजों में नहीं पड़ना चाहता। वो चाहता है कि स्टेबिलिटी हो और जहां जहां जीसीसी का संबंध है, कुवैत ये चाहता है कि जीसीसी आपसी कोऑपरेशन को बढ़ाए और साथ ही साथ उन देशों के साथ कोऑपरेशन बढ़ाए जो कि जीसीसी के साथ अच्छे कार्यों में उनका साथ दे सकते हैं। जैसे अभी प्रोफेसर भारद्वाज मेंशन कर रहे थे कि रिन्यूएबल एनर्जी का जो क्षेत्र उस पे बहुत इंटरेस्ट है, तो भारत ने तो इसमें काफी प्रोग्रेस की है। तो जैसे कुवैत एक ऐसा देश है जो चाहता है कि टेक्नोलॉजी उसके पास आए, टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट्स हों, तो मेरे विचार में कल्चर के साथ टेक्नोलॉजी, साइंस, इन सब क्षेत्रों में हमारे लिए जो कोऑपरेशन का जो पॉसिबल रास्ता है वो बहुत बड़ा है और बहुत आगे जाएगा। जी प्रभुदयाल जी, अगर हम भारत के नज़रिए से देखते हैं तो हम पाते हैं कि इस पूरे क्षेत्र में, इस पूरे रीजन में अगर हम देखें तो जिस तरीके का जियो इकोनॉमिक सेटअप के हिसाब से भारत आगे बढ़ता रहा है या बढ़ना चाहता रहा है, कि जिसमें I2U2 भी हमने ज्वाइन किया, वो हमने देखा किस तरीके से भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसको लेकर भारत मुखरता से आगे आकर काम करना चाहता है। इस सारी इक्वेशन में आप कुवैत की अहमियत को कैसे देखते हैं? देखिए, कुवैत की बहुत अहमियत है। अब जैसे ये मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये यूएई के और बाद सऊदी के थ्रू होता हुआ जॉर्डन जा रहा है, तो कुवैत के थ्रू नहीं जाएगा, लेकिन कोई इसमें मुश्किल नहीं होगी अगर कुवैत भी इसमें जुड़ जाए, क्योंकि वो वहीं स्थित है। और इससे क्या होगा कि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ये जीसीसी कंट्रीज का और आगे बढ़ेगा और हमारे साथ और साथ ही साथ यूरोप के साथ भी कोऑपरेशन बढ़ेगा। अभी देखिए, कुवैत काफी हद तक उस रास्ते पर चलता है जो सऊदी को भी पसंद हो। सऊदी के साथ कुवैत के बड़े नजदीकी ताल्लुकात। तो जैसे जैसे सऊदी अरेबिया
इकोनॉमिकली आगे ऐसे स्टेप्स बढ़ा रहा है जैसे मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर इसमें, या I2UT में अगर सऊदी का कोऑपरेशन होता है, सऊदी भी ज्वाइन करता है, तो मुझे कोई इसमें आशंका नहीं, मुझे लगती कि कुवैत भी नहीं ज्वाइन करेगा, कुवैत जरूर ज्वाइन करेगा। और कुवैत बड़ा प्रोग्रेसिव हो रहा है। देखिए कुवैत में जो यंग लीडरशिप है ये बड़ी प्रोग्रेसिव है, फॉरवर्ड लुकिंग है। इनमें बहुत से लोग हैं जो बाहर पढ़े हैं, हार्वर्ड में पढ़े हैं, और वो चाहते हैं कि किस तरह से मैनेजमेंट टेक्निक्स ऐसी हो ताकि कुवैत की और तरक्की हो। कुवैत अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत जोर दे रहा है और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पे बहुत जोर दे रहा है। वहां यूनिवर्सिटीज खोलने की बात चल रही है, तो इसमें भारत का बहुत योगदान हो सकता है। भारत के साथ कोऑपरेशन कुवैत का बहुत बढ़ सकता है, और साथ ही साथ ये पूरे GCC रीजन के साथ भी जो हम प्रोजेक्ट्स लगा सकते हैं उसमें हम देखेंगे कि यूनिटी पाई जाएगी GCC कंट्रीज में, और वो सब आगे आके हमारे साथ कोऑपरेट करके इस पूरे रीजनल कोऑपरेशन को आगे बढ़ा। जी, इस वक्त डॉक्टर जिंदल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर जिंदल, हम जो बात कर रहे थे इसी बात को आगे बढ़ाना चाहूंगी। प्रभुदयाल जी ने बताया कि किस तरीके से सऊदी अरब के साथ हमारे रिश्ते बहुत प्रगाढ़ हैं। हम देख रहे हैं कि इन खाड़ी देशों के साथ प्रधानमंत्री का इनके राष्ट्राध्यक्षों के साथ भी एक पर्सनल केमिस्ट्री भी हमें लगातार नजर आती है। अगर UAE कहता है कि हम $75 बिलियन भारत में इन्वेस्ट करेंगे, अगर सऊदी कहता है कि हम $100 बिलियन का ये एक लक्ष्य लेकर हम चल रहे हैं भारत में इन्वेस्ट करने का, इस तरीके की सोच और इस तरीके की केमिस्ट्री जो अन्य देशों के ओर से नजर आती है भारत के प्रति, कहां तक ये इन्फ्लुएंस कर सकती है कि भारत और कुवैत के द्विपक्षीय संबंधों को परिभाषित करते हुए और GCC के माध्यम से भी हम जो लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं उनको भी आगे बढ़ाते हुए? जी देखिए, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि इन देशों का भारत के प्रति बड़ा स्नेह भी है और बड़ा भरोसा भी है। उस भरोसे में थोड़ी बहुत अड़चनें आई थी जब हमारे यहाँ कुछ धार्मिक बातों को लेके अरब के देशों में और खाड़ी के देशों में ऐतराज जताया गया था। पर नरेंद्र मोदी साहब की एक जो सबसे बड़ी खूबी रही है वो खूबी है वक्त निकाल के हर देश का दौरा करना, हर देश के नेताओं के साथ अपना एक आपसी रिश्ता बनाना। मेरे ख्याल से डिप्लोमेसी में ये जो पर्सनल फैक्टर है ये बहुत मायने रखता है। और जो दूसरी बात भारत के हित में है वो है कि भारत पिछले 10 साल से 15 साल से भले ही हमारे यहाँ अंदरूनी तौर पे परेशानियां रही हो, पर इस सरकार ने एक स्टेबल इकोनॉमिक प्लान को लेके काम किया है जो विदेश नीति में बड़ी मदद कर रहा है भारत की। पर मैं उसी बात पे आना चाहूँगा जिस बात पे मैं पहले था कि आने वाले वक्त में भारत की चुनौती कतर और भारत की अपॉर्चुनिटीज़ के बीच में कम है, वो चाइना वाले फैक्टर से ज़्यादा इफेक्ट होगी कि कतर के चाइना के साथ कैसे संबंध बनते हैं और चाइना का कितना इन्वेस्टमेंट कतर के अंदर जाता है। क्या कतर पैसा इन्वेस्ट करने के भारत के फिराक में है, या वो चाहता है कि भारत भी कुछ उनकी ग्रोइंग नीड्स के हिसाब से वहाँ कुछ डेवलपमेंट। डॉक्टर जहांगीर, कुवैत की बात हो रही है यहाँ, कुवैत को लेकर हम जो बात कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन उससे पहले यहाँ एक छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं। डॉक्टर जहांगीर और प्रभुदयाल जी, आप प्लीज बने रहिए हमारे साथ। बहुत से और ऐसे महत्वपूर्ण पहलू हैं दोनों देशों के रिश्तों से जुड़े हुए जिनको हम आगे बढ़ाना चाहेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त एक ब्रेक का। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और एक बार फिर हमारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं प्रधानमंत्री की कुवैत यात्रा पर। यह विशेष कार्यक्रम है जिसमें हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कि वे 2 दिन की भारत की कुवैत की यात्रा पर हैं, और आज जब वे कुवैत पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। और न केवल कुवैत की सरकार के द्वारा बल्कि वहां पर जो भारतवंशी उपस्थित है उनके द्वारा भी स्वागत किया गया। और आज दिन भर प्रधानमंत्री के बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी रहेंगे जिनके बारे में हम आपको जानकारी देते रहेंगे। और हम लगातार बात कर रहे हैं कि भारत और कुवैत के संबंधों के क्या आयाम हैं और कैसे प्रधानमंत्री का ये दौरा इन्हें और आगे बढ़ाता नजर आएगा। हमारे साथ 2 विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं, प्रभुदयाल जी और डॉक्टर जहांगीर, दोनों हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर जहांगीर, कुवैत की एक अपनी अहमियत है खाड़ी देशों में,
इस अहमियत को आपका कौन सा ऐसा बड़ा पहलू है जिसको आपको लगता है कि ये भारत के साथ संबंधों को सीधा प्रभावित करता नजर आता है? देखिए, कुवैत, जैसा मेरे ख्याल से प्रभुदयाल जी ने कहा था कि कुवैत के खाड़ी देशों के बीच में कुवैत की अहमियत बहुत ज्यादा है। और कुवैत एक तरह से जीसीसी का कलेक्टिव जो रिलेशनशिप है भारत के साथ, वो बहुत ही एक तरह से कहिए कि साझेदारी वाला रहा है। तो वहाँ मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा फिक्र की भारत को ज़रूरत नहीं है। भारत इन संबंधों को एक नए आयाम पे कुवैत के साथ तब ले जा पाएगा जब वो अपने पोर्टफोलियो को इंक्रीज करेगा। तो मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ी, जो प्रभुदयाल जी ने इशारा भी किया कि यूनिवर्सिटीज़ वाला जो काम है, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस वाला जो काम है, जो यंग लीडरशिप है कुवैत की और उनकी जो इमेजिनेशन है रीडिफाइन करने की, जो कुवैत, नया कुवैत जो 2035 तक का उनका जो मिशन है, मेरे ख्याल से भारत अगर एक कॉन्क्रीट प्रपोजल के साथ मतलब चीज़ें पेश करे कि यहाँ की कई चीज़ें, जैसे जिंदल यूनिवर्सिटी है, भारत की तमाम ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी अब इंटरनेशनल एक आउटरीच है, और वो यूनिवर्सिटी एकेडमिक इंटेलेक्चुअल रिलेशनशिप होगी जो अब की जो कल्चरल रिलेशनशिप है उसको ज़्यादा एक्सपैंड कर सकती है। जो एक कल्चरल मतलब ट्रस्ट और एफिनिटी जो भारत के साथ है, वो कुवैत मेरे ख्याल से इंटेलेक्चुअली, एकेडमिकली, रिसर्च के ज़रिए ज़्यादा मतलब उसको फुलफिल कर सकता है। तो मेरे ख्याल से जब तक हम लोग नई चीज़ों को नहीं जोड़ेंगे, हमारे आयाम वही रहेंगे जो तीन अमूमन रहे हैं: आर्थिक, सामरिक और हमारे वर्कर्स की भलाई और उनकी मतलब तरफदारी। तो ऐसे में तो डॉक्टर जहांगीर, हम भी देखते हैं कि भारत भी एक विकसित भारत के सपने के साथ काम कर रहा है। आपने बताया कुवैत भी न्यू कुवैत के लिए काम कर रहा है। भारत की अपनी जो स्ट्रेंथ है, डीपीआई का एक एग्जाम्पल दिया था मैंने, लेकिन भारत की अपनी जो स्ट्रेंथ है, चाहे वो टेक्नोलॉजी को लेकर है, चाहे वो शिक्षा को लेकर है, उस स्ट्रेंथ के साथ भी भारत कुवैत के साथ जुड़ना चाहेगा। भारत आज अपने कॉर्पोरेट सेक्टर को भी एनकरेज कर रहा है कि वो भी अन्य देशों के साथ जब हम बात करते हैं जुड़ने की, तो उसमें और महत्वपूर्ण रोल आगे आकर बढ़ाए। तो ऐसे में आर्थिक और व्यापारिक, क्योंकि माना जाता है कि आर्थिक और व्यापारिक संबंध अधिकतर देशों के द्विपक्षीय संबंधों में एक बहुत मजबूत स्तंभ की तरह काम करते हैं, इस व्यापारिक और आर्थिक संबंधों को ही आगे बढ़ाने में भारत की जो स्ट्रेंथ बढ़ रही है, ताकत विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ रही है, आपको लगता है कि इसमें क्या क्या संभावनाएं नजर आती हैं? देखिए, इसमें ज्यादा संभावनाएं नजर आने की मुझे गुंजाइश कम लगती है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। अभी हम लोग बात कर रहे थे और पहले सेशन में मैं आपसे जुड़ नहीं पाया क्योंकि यहाँ बिजली चली गई थी। सोनीपत में इन दिनों करीब 6 घंटे बिजली जाती है रोजाना। हमारे देश की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो तो पेचीदगी में हैं ही। तो जब तक एक देश का आर्थिक विकास एक स्टेबल जगह पे नहीं होता, तब तक हमारा जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, जो हमारी इकोनॉमिक आउटरीच है, जो हमारा इकोनॉमिक लेवरेज है, जो हमारी हैसियत है, वो ज़्यादा देशों तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो मेरे ख्याल से भारत को बहुत वक्त लगेगा किसी भी देश के लिए इकोनॉमिकली इंसेंटिवाइज्ड इकोनॉमी बनने के लिए, खासकर एफडीआई को लेके। और हमारी सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि पिछले 15-20 सालों में जिस तरह से चाइना ने अरब के देशों में अपनी साझेदारी बढ़ाई है, चाइना बहुत सारे काम कर रहा है मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में, और जो चाइना की जो इकोनॉमिक रीच है वो हमारे लिए मेरे ख्याल से ज़्यादा चिंता का सबब है, बजाय कि ये एक दूसरा आयाम जो हमारे काम आ सकता है, जो इजराइल की वजह से हमारी खटाई में पड़ी हुई है बात, कि जब हमारा इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप वाला इकोनॉमिक कॉरिडोर अगर फल जाता है, वो अगर फल जाए तो कतार के लिए फिर एक इंसेंटिव होता है कि नहीं, दूसरे खाड़ी देशों की बजाय कतर भी उसमें मतलब ज़्यादा भूमिका निभा सके। तो मेरे ख्याल से जब तक ये I2U2 इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप वाला इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स जो अमेरिका के साथ हो रही हैं, वो जब तक नहीं होंगी, भारत को ज़्यादा लेवरेज अपने आप से नहीं मिलेगा खाड़ी के देशों में। जी चलिए, कुवैत को लेकर आपने जो बात कही है, इसको लेकर मैं प्रभुदयाल जी आपका भी कमेंट चाहूंगी। जो इन्होंने बात सामने रखी है कि चीन अपना प्रभुत्व बढ़ा रहा है, लेकिन भारत की एक अपनी अहमियत रही है, क्योंकि भारत जब इन देशों के साथ काम करता है तो एक अलग स्तर पर काम करता है। भारत के जब इन देशों के साथ संबंध होते हैं तो जो ऐतिहासिक संबंधों की एक परिभाषा होती है, आधार होता है, उसी में नया आयाम जोड़ता हुआ भारत आगे बढ़ता है। जो बात डॉक्टर जहांगीर ने सामने रखी, उसको आप कैसे करेंगे, उसके जवाब आप क्या देंगे? देखिए, डॉक्टर जहांगीर ने कई बार
कतर और चीन के संबंधों की बात की। अब कुवैत जो है वो कतर से काफी फर्क नजरिया रखता है। कतर जो है उसके रिश्ते दूसरे खाड़ी देशों से उतने अच्छे नहीं हैं। सऊदी अरब और यूएई ने तो बॉयकॉट लगाया था एक टाइम पे कतर को, तो जीसीसी से बाहर निकालने की बात। तो चीन के साथ अगर कतर के अच्छे संबंध हैं तो इसका ये मतलब नहीं होता कि कुवैत के साथ भी उतने अच्छे संबंध हैं चीन के। देखिए, चाइना एक रिच कंट्री है, चाइना के पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अब बहुत से देश हैं जो चीन से घबराने लगे हैं। उन्होंने देखा है कि चाइना जो है किसी ना किसी तरह से आपको फंसाने की कोशिश करता है, और चाइनीज इमेज अब उतनी अच्छी नहीं है जैसी शुरू में देखने में नजर आ रही थी। जब पाकिस्तान की आप बात कीजिए, पाकिस्तान में लोग जो है धीरे धीरे करके चीन से घबराने लगे हैं। श्रीलंका में भी यही बात है। तो गल्फ कंट्रीज जो है ये देखती हैं, और हालांकि कतर थोड़ा बहुत नजदीक आने की कोशिश करता है चीन के साथ, और चीन को सफलता इसमें मिलती है, लेकिन कुवैत जो है वो उसके रिश्ते अमेरिका के साथ अच्छे हैं, और इस वजह से जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो मिडिल ईस्ट और यूरोप को लिंक करते हैं उसमें चीन को नहीं शामिल किया जा रहा है। और जहां तक भारत का संबंध है, भारत को ज्यादा ट्रस्ट से देखा जाता है कुवैत में, और अगर चाइनीज कंपनीज टेंडर जीत रही हैं और वो वहां पर काम कर रही हैं, तो साथ ही साथ हमें ये भी देखना होगा कि भारतीय कंपनीज भी टेंडर्स को हासिल कर रही हैं। सिल्क सिटी के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इंडियन कंपनीज को भी मिल रही हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जिसमें कुवैत बहुत जोर दे रहा है उसमें इंडिया की भी बड़ी शिरकत। तो मेरे विचार में अगर कतर के रिश्ते चीन के साथ नजदीक होते जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कुवैत के भी उतने ही नजदीक होते जा रहे हैं। कतर और कुवैत दो बिल्कुल अलग देश हैं, उनकी नीतियों में बहुत फर्क है। जहां तक भारत का संबंध है, हम दोनों के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी कतर भी गए थे, अब कुवैत के दौरे पे हैं, दूसरे सब खाड़ी देशों के दौरे कर चुके हैं, और सब देशों की जो टॉप लीडरशिप है उनके साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं, पर्सनल रिलेशनशिप है, और इन सब में बड़ी गर्मजोशी देखने को आती है। प्रभुदयाल जी, एक बात जो उम्मीद की जा रही है इस बार कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होगी कुवैत के आमिर के साथ, उनके क्राउन प्रिंस के साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ भी उनके अलग अलग मुलाकात होने के कार्यक्रम हैं, कुछ ऐसी बात भी कही जा रही है कि जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स बन सकते हैं, शिक्षा पर बन सकते हैं, निवेश पे बन सकता है, तकनीक पे बन सकता है, कल्चर पे, संस्कृति पे भी बन सकता है। और ये जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स, ये माना जाता है कि जो सोच, जो मंशा रखते हैं देश, उन्हें जमीन पर साकार करने में, एक आधार देने में इनका महत्वपूर्ण रोल रहता है। आप इन्हें कैसे बताना चाहेंगे, क्योंकि अलग अलग मोर्चों पर काम तो हो रहा है, इसी काम को और आगे बढ़ाने की कवायद इस दौरे में नजर आएगी। देखिए, हर द्विपक्षीय रिश्ते में ये जरूरी हो जाता है कि सिर्फ पॉलिटिकल रिलेशनशिप ही अच्छी ना हो, साथ साथ अलग अलग क्षेत्रों में काम हो। जैसे आपने कहा इंडस्ट्रियल, यूनिवर्सिटी रिलेटेड, शिक्षा के क्षेत्र में, फाइनेंस, ये सब तमाम, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इतने क्षेत्र हैं जिनमें अगर स्पेशलिस्ट मिलकर बात करें तो ये एजेंडा तय कर सकते हैं कि हम साथ साथ कैसे काम कर सकते हैं, हमारा कोऑपरेशन कैसे बढ़ सकता है। हर रिलेशनशिप में ये वर्किंग ग्रुप्स होते हैं, और ये वर्किंग ग्रुप्स दिशा दिखाते हैं कि किस तरह से कोऑपरेशन को बढ़ाया जा सकता है। तो कुवैत के साथ भी वर्किंग ग्रुप्स हैं और भी बनेंगे, और इसकी वजह से जो हमारा बायलैटरल कोऑपरेशन है वो और ठोस होता जाए। जी डॉक्टर जहांगीर, कुवैत की भी अपनी एक महत्ता है, कुवैत की अपनी भी स्ट्रेंथ है। हमारे लिए वो एक तेल आपूर्तिकर्ता के तौर पर महत्वपूर्ण रहा है, लेकिन अब वक्त आ गया, जैसे आपने खुद कहा, कि संभावनाएं और तलाशी जानी चाहिए। लेकिन कुवैत आज के दौर में, जो कुवैत के जो भी भारत के साथ संबंध रहे हैं, आपको क्या लगता है कि कुवैत में, क्योंकि बहुत बड़ा तादाद भारतवंशियों की है, आपने ये भी बात कही कि भारतवंशियों को भी कि कामगार से आगे बढ़कर हमें सोचने की जरूरत है, लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री के इस दौरे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वे
कामगारों का हालचाल पूछने भी जाएंगे। और अभी जब हमने देखा कि कैसे संयुक्त राष्ट्र में सितंबर में जब प्रधानमंत्री की क्राउन प्रिंस के साथ यूनाइटेड नेशंस UNGA के साइडलाइंस पर मुलाकात हुई थी, तो प्रधानमंत्री ने, प्रेस वक्तव्य कहता है कि प्रधानमंत्री ने भी क्राउन प्रिंस का धन्यवाद किया कि आप हमारे कामगारों का वहां ख्याल रख रहे हैं। इस तरह की एक सोच क्या संकेत देती आपको नजर आती है? क्योंकि इस दौरे में प्रधानमंत्री सामुदायिक कार्यक्रम तो होता ही है, प्रधानमंत्री के हर दौरे में हमने देखा है कि वो जुड़ाव होता है वहां के भारतवंशियों के साथ, कामगारों के साथ भी मुलाकात करने जाएंगे। देखिए, कामदारों की अहमियत हाई स्किल या हाई टेक से कम नहीं है। मैंने जब कहा कि कामदारों की जो भूमिका रही है वो मेरे ख्याल से बहुत अहम है, और उन कामदारों का अभी भी एक रिलायबल, ट्रस्ट और अकाउंटेबल प्रोफेशनल जो परफॉर्मेंस है वो भारत की ब्रांड वैल्यू को बहुत बढ़ाता है। किसी भी देश के वर्कर्स उस देश के कल्चरल एजेंट्स होते हैं, और मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी की जो सबसे बड़ी फॉरेन पॉलिसी में खूबी ये रही है कि उन्होंने इजराइल से लेके अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ भी गए हैं उन्होंने वहाँ के लोगों को, चाहे वो आम लोग हों, चाहे वो कमला हैरिस जैसे लोग हों अमेरिका की राजनीति में, उन्होंने वर्कर्स और हाई एलीट पॉलिटिकल इंडियंस को एड्रेस किया है। तो मेरे ख्याल से जो नरेंद्र मोदी के काल में जो काम हुआ है कि आम भारतीय जो विदेशों में बसे हैं उनको भारत के हितों के लिए शामिल किया जाए, तो मेरे ख्याल से ये तो बहुत कमाल की बात है। वो अहमियत कभी भी कम नहीं होगी। कुवैत, और मैं माफ़ी चाहूँगा आप और प्रभु सी से कि मैंने कतर का कई बार नाम लिया, पर कुवैत की जो मेरे ख्याल से एक जो आर्थिक स्टेबिलिटी है वो अपने आप में एक भारत के लिए बहुत बोनस है। और मुझे लगता है कि भारत दूसरे बड़े आर्थिक प्रपोजल दे पाए या ना पाए करीबी भविष्य में, पर इतना तो किया जा सकता है कि जो हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारे इंटेलेक्चुअल थिंक टैंक्स हैं, स्ट्रेटेजिक थिंक टैंक्स हैं, उनकी रिलेशनशिप को ओपन किया जाए। वो एक डेलीगेशन होगा जो मेरे ख्याल से इस आयाम को कल्चरल डायमेंशन से ज़्यादा बढ़ा सकता है। चलिए, यहाँ पर एक ब्रेक ले रुकना चाहूंगी, आप बने रहें हमारे साथ। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया, मोंगिया स्टील। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत। हम लगातार प्रधानमंत्री की कुवैत यात्रा के बारे में आपको बता रहे हैं, और इस कुवैत यात्रा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी एक बार आपके सामने रखेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस कुवैत यात्रा से, क्योंकि 43 वर्षों बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री कुवैत पहुंचे हैं, तो काफ़ी उम्मीदें भी हैं, भारतवंशियों को भी उम्मीदें हैं। तो वहीं भारत और कुवैत के संबंधों के साथ भी क्या नए बिंदु जुड़ सकते हैं, इसको लेकर भी सबकी नज़रें लगी हुई हैं। इस वक्त हमारे साथ प्रभुदयाल जी, वरिष्ठ पूर्व राजनयिक बने हुए हैं लगातार। प्रभु जी स्वयं भी कुवैत में एम्बेसडर के तौर पर काम कर चुके हैं। प्रभुदयाल जी, जब बात की जाती है कुवैत के साथ के संबंधों की, तो भारत प्रधानमंत्री के अगर हम कार्यक्रम को भी देखते हैं तो उस कार्यक्रम में कुछ अलग अलग आयाम हमें नजर आते हैं। द्विपक्षीय वार्ता तो होगी ही, MOUs पर भी हस्ताक्षर होंगे जिस पर सबकी नजर रहेगी कौन से नए क्षेत्र हैं जहां सहयोग हो सकता है। लेकिन हमने जैसे बात की कि वो कामगारों से मिलने भी जाएंगे, लेकिन वहीं दूसरी ओर खलीजी ज़ायन टूर्नामेंट यानी गल्फ कप ओपनिंग सेरेमनी, प्रधानमंत्री को विशेष तौर पर वहां आमंत्रित किया गया है, प्रधानमंत्री उसमें शिरकत भी करेंगे। जब हम सॉफ्ट पावर की बात करते हैं तो इस तरीके के जो आयोजन होते हैं उनमें जब राष्ट्राध्यक्ष साथ जुड़ते हैं, बैठते हैं, तो एक नई केमिस्ट्री देखने को मिलती है। क्या अहमियत है इस गल्फ कप की कुवैत के लिए भी, और प्रधानमंत्री को यहाँ पर एक विशेष गेस्ट के तौर पर आमंत्रित किया जाना, क्या अहमियत है इसकी? देखिए, प्रधानमंत्री को गल्फ कप में मुख्य अतिथि के तौर पे बुलाना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये दर्शाता है कि कुवैत भारत हमारे प्रधानमंत्री को कितनी इज्जत दे रहे हैं। और जहाँ तक प्रधानमंत्री का वो जो ब्लू कॉलर वर्कर्स से मिलने की बात आपने की, प्रभुदयाल जी, यहाँ पे मैं इस पे वापस आऊंगी, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को हम दिखाना चाहेंगे ये दृश्य जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेबर कैंप में पहुंचे।
प्रवासी कामगारों का हालचाल जानने के लिए।